मैं हूं रवि मिश्रा, हिस्ट्री फैकल्टी। आप लोगों को अभी तक मैंने जो कुछ समझाया उससे एक बात तो आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे और ख़ास करके जब मेंस को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक को विधिवत तरीके से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उस टॉपिक की बहुत अच्छी जानकारी आपको लेनी होगी। यूँ समझिए जैसे आप को किसी पार्टी में बुलाया जाए, आपके पास समय कम है, आप पार्टी में गए, थोड़ा समय पार्टी में दिया, कुछ विशेष लोगों से मिले, आप खाया पिया और चले आए। लेकिन उसी पार्टी में कोई मर्डर हो गया हो और फिर आपको ऐसा ऑफिसर बना के भेजा जाता है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना कि कैसे मर्डर हुआ, क्या हालात थे वहाँ पर, और आपको एक निष्कर्ष निकालना है। तो फिर आपको विधिवत टाइम देना पड़ेगा। पार्टी में कितने लोग शामिल थे, कैसे कैसे लोग शामिल थे, जिनके ऊपर शक हो उनके बारे में आप डिटेल से जानकारी इकट्ठा करें, फिर निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। अब आप दूसरा वाला कार्य ही कर रहे हो यहाँ पर। यूँ समझिए कि आपको एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरह जो कुछ भी हुआ है अभी तक दुनिया में उसके बारे में बेहतरीन तरीके से समझना है। खास करके जो आपको सिलेबस दिया गया है कि ये सिलेबस है आपका, ये टॉपिक है, आप उसके बारे में जानो। अब यही देख लो, मुझे पढ़ाना था राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, पर 3 लेक्चर होने के बावजूद अभी मैं राष्ट्रीय राज्य के उद्भव पर नहीं आ पाया हूँ और अभी भी डायरेक्ट नहीं आ सकता। जब तक आपको बहुत सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से ना बता दूं मैं, तब तक राष्ट्रीय राज्य का उद्भव ना तो मैं समझा सकता हूं, ना ही आप समझ पाओगे। कहने का आशय ये है कि मैं अभी आपको जो कुछ समझा रहा हूं उसको बेहतरीन तरीके से समझिए आप, और ऐसी ही डिमांड है यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझो। एक एक घटना को, एक एक व्यक्ति को जिसका इतिहास में महत्व है, उस घटना को, उस व्यक्ति को, उस समय के हालात को बहुत अच्छे से समझना है आपको। फिर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तब आप उत्तर देने की कंडीशन में रहोगे, क्योंकि आपको पता होगा तब कि वास्तव में हुआ क्या था, सही हुआ, गलत हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जब आपको विधिवत तरीके से पता होता है ना, तब आप एक जानकार कंपटीटर की तरह यूपीएससी या स्टेट पीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर दे पाओगे आप। मैंने अभी तक आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया उससे आप एक बात समझ गए होंगे कि लास्ट में मैंने आपको यह बताया था कि जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद भौगोलिक खोजों का एक नया दौर शुरू हुआ, और भौगोलिक खोजों के बाद दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ परिवर्तित होगी। अमेरिका की खोज होगी, ऑस्ट्रेलिया की खोज होगी, नए नए देश खोजे जाएंगे, दुनिया में लोग एक दूसरी जगह पे जाने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही बिजनेस वगैरह के पर्पज़ से, ज़मीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से। ऐसे में क्या हुआ, दुनिया में एक दूसरी जगह पर लोग जाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, दुनिया जुड़ने लग जाएगी, वैश्वीकरण आ जाएगा। और वही वैश्वीकरण है आज की डेट में, देखो डेवलप होता ही जा रहा है। पहले दुनिया से आने और दुनिया में जाने के लिए बड़ा समय लगता था, 3-3 महीने, 6-6 महीने, साल साल भर लगता था। और आज देख लो आप, लोगों को आने जाने में सुविधा हो, तेज़ी से बिजनेस कर सकें, बहुत सारे फ़ायदे निकाल सकें वो, उसके लिए आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, प्लेन वगैरह आ गए। आज की डेट में देखो कुछ घंटों में ही दुनिया का इतना बड़ा सफ़र इंसान कर लेता है जिसे करने में पहले सालों लग जाते थे। तो ये जो परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ था, जिसे आधुनिक पश्चिम के उद्भव से जोड़ा जाता है, वो शुरू हुआ कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद। जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, उसी के बाद एक ऐसा परिवर्तन का दौर शुरू हुआ यूरोप में जिसे आधुनिक पश्चिम के उद्भव से जोड़ा जाता है। लेकिन उससे पूर्व, आधुनिक पश्चिम के उद्भव से पूर्व, यूरोप में मध्यकाल में कुछ विशेषताएं विद्यमान थीं, और वो विशेषताएं थीं, आपने देख लिया कि राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, आधुनिक पश्चिम के उद्भव से पूर्व मध्यकाल में जो विशेषताएं विद्यमान थीं, उसमें एक विशेषता विद्यमान थी राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद। अब आप अच्छे से जानते हैं सामंतवाद क्या है। आर्थिक क्षेत्र में आपने देखा मेनर प्रणाली, आप मेनर प्रणाली भी जानते हैं क्या थी।
मैं सामाजिक क्षेत्र में अगर बात करूं तो सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा और रक्त संबंध का सिद्धांत प्रचलित था। आपने आज भी कई लोगों को देखा होगा, वो कहते हैं कि हम लोग बहुत पुराने राजा के वंशज हैं, हम जो है जमींदार लोग हुआ करते थे। इसका मतलब है कि लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, जब मैं इस्लाम धर्म का उद्भव पढ़ा रहा था तो मैंने आपको समझाया था कि यूरोप में लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास इस तरह से लोग बटे हुए थे और एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी। विचारधारा का अंतर था, रहन सहन का अंतर था। तो सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा और रक्त संबंध जो है ये इसका सिद्धांत प्रचलित था। और धार्मिक क्षेत्र में आपने देखा कि सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य इसका अस्तित्व था। ये व्यवस्था विद्यमान थी, इसको मैंने आपको समझा दिया। और इसी के बाद जो है धीरे धीरे करके जब कुस्तुनतुनिया का पतन होगा तो आधुनिक पश्चिम का उद्भव होगा। और आधुनिक पश्चिम का उद्भव किन परिवर्तनों को लेके आएगा, उन परिवर्तनों का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, यही सारी बातें मुझे आपको बहुत ही डिटेल से समझानी है। और जब मैं डिटेल से समझा ले जाऊंगा तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग तो विद्वान हो चुके हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा और उस दिन आपको लगेगा कि आप विद्वान होने के साथ साथ महान हो चुके हैं। मेरे एक मित्र थे, एक दिन सो रहे थे दोपहर में, रिजल्ट आया, लोगों ने जा करके उनको जगाया कि भाई उठो, सो रहे हो आप तो जो है आईपीएस हो गए, एसपी हो गए। अब वो आंखें अपना जो है ये मीचते हुए उठे। भीड़ लगी हुई थी उनके कमरे के बाहर, लोग बधाइयां दे रहे थे। शाम को मुझसे मिले, बोले भाई साहब आज दोपहर में जब सो करके उठा मैं तो मुझे पता चला मैं महान हो चुका हूं। कल तक भी मैं चाय पीने निकलता था, कोई मुझे देखता ही नहीं था। अब चाय पीने निकल रहा हूं तो 10 आंखें मुझे देख रही हैं। आज दोपहर में ही पता चला कि मैं महान हो चुका हूं। तो एक समय आपके पास भी ऐसा आएगा जब आप महान हो चुके होंगे, पर अभी जरूरत है विद्वान बनने की। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं राष्ट्रीय राज्य का उद्भव कैसे हुआ, आधुनिक पश्चिम का उद्भव कैसे होगा। वो तो मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि कैसे होगा। जिनका ये पहला लेक्चर हो, फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो, वो पहले के मेरे लेक्चर देख लेंगे, क्योंकि याद रखना ये हिस्ट्री है। यहाँ आप अगर बीच से कोई भी लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ नहीं पाओगे। आपको मेरा लेक्चर समझना हो तो स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, और वो भी एक भी पॉइंट छोड़े बिना, वरना ये समझ लो एक पॉइंट छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। बहुत पहले पोलियो पिलाने के लिए ये लाइन यूज होती थी, एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। मेरे यहाँ हिस्ट्री के साथ यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी आपने गैप मार दिया तो आप समझो समस्या में आ गए, आपको आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। तो कहने का आशय है कि मैं अब आपको जो कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर मैं कुछ बातें लिखूंगा और उसी क्रम में आपको समझाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ पाओगे। मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ व्यावसायिक क्रांति, इधर मैं लिख रहा हूं पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। और इन्हीं दोनों के मिलने से यूरोप में शुरू हुए धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन जब हुआ तब यूरोप में आया वाणिज्यवाद, कॉमर्शियलिज्म जिसे आप लोग कहते हैं, वाणिज्यवाद। और वाणिज्यवाद आने के बाद फिर आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, तब होगा राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। फिर मैं आपके इस पॉइंट पर आ पाऊंगा, मुझे अभी आपके टॉपिक पर आने में टाइम लगेगा। आपको मुझे यहाँ से समझाना होगा, अभी इस पर दिमाग लगाने का प्रयास मत करना, मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर मैं आपको इसको इतना बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग जब भी इसको देखोगे तुरंत समझ जाओगे क्या हुआ था, और फिर अपने टॉपिक को भी समझ जाओगे राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ कैसे। अभी मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ व्यावसायिक क्रांति। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ व्यावसायिक क्रांति।
व्यवसायिक क्रांति, व्यवसायिक क्रांति पर। और उसके लिए मैं आपको सीधा सीधा यदि बताऊं तो काफ़ी कुछ तो समझ चुके हैं आप लोग अब तक, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी बात नहीं समझ में आती तो मेरे नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करें, मैं आपका जो भी डाउट होगा वो सॉल्व कर दूंगा। व्यवसायिक क्रांति हुआ ये कि जैसे ही इधर से यूरोप से आता था रास्ता, भारत पानी से होता हुआ, ज़मीन से होता हुआ, और कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद मुस्लिम शासकों ने यूरोप से भारत आने के सारे प्रचलित मार्ग बंद कर दिए। यूरोपियंस का भारत आना कठिन हो गया। और जैसे ही भारत आना कठिन हुआ, इसी के बाद भौगोलिक खोज का दौर शुरू हुआ। इधर से पुर्तगाली यात्री साउथ अफ्रीका के साउथ में पहुंचा एक, फिर दूसरा एक स्पेन से निकलकर अमेरिका पहुंचा, फिर पुर्तगाल से निकल करके एक वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति भारत पहुंचा। इस तरीके से ये यूरोप के लोग बहुत तेजी से बहुत सारी जगह पर पहुंचे, भारत का रास्ता खोजते खोजते। इन्होंने बहुत सारी नई जगह की खोज कर दी, और नई जगह की खोज करने के बाद यूरोपियंस को बड़ा फायदा हुआ। और फायदा ऐसे हुआ कि आप जानते हैं जब भारत और यूरोप के बीच के प्रचलित मार्ग बंद होंगे तो भारत से बहुत सारा सामान यूरोप जाता था जो जाना बंद हो जाएगा, और जाएगा भी तो काला बाजारी की तरह कुछ लोग लुके छिपे लेके जाएंगे भी अगर। तो आप जानते हैं जब काला बाजारी का सामान होता है तो वो बड़ा महंगा मिलता है, और वैसे भी किसी जगह पर यदि कहीं का या किसी भी सामान की कमी पड़ जाए तो उस सामान की कीमत बढ़ने लगती है। यही पेन है मार्केट में 10 रुपए की मिलती है, और अभी मार्केट में ये पेन घट जाए, 10-20 पेन ही बचे, तो इस पेन की कीमत लोग 100-100, 200-200 रुपए तक वसूलेंगे। आप जानते हैं ऐसा होता है। अब ऐसे में हुआ ये कि भारत से काली मिर्च मसाले के रूप में लेके गया था वास्को डी गामा। यूरोप का एरिया ठंडा एरिया होता था, वहाँ के लोग मीट बहुत खाते थे, मीट में मसाले का जो है ये लेप लगाकर उसे रखते थे तो लंबे समय तक मीट सेफ भी रहता था। ये मीट बहुत खाते थे। इनके यहाँ खेती भी उतनी अच्छी नहीं होती थी जितना भारत और चाइना में, तो मीट पर आश्रित थे। आप तो जानते हैं जब तक एग्रीकल्चर नहीं होता था दुनिया में कहीं का इंसान हो, वो जानवरों के मांस और फल पर ही तो डिपेंड था। लोग जानवरों को मार करके खाते थे। जैसे जैसे एग्रीकल्चर होता गया बहुत सारे लोग शाकाहारी होते गए कि भाई जब खाने की व्यवस्था है और पेट भर सकते हैं हम बिना किसी जानवर को मारे तो क्यों हिंसा करें। अब भारत जैसे देश को ही देख लो, लोग शाकाहारी होने लगे, पर यूरोप के लोग मीट खाते थे, आज भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट और अंडे पर ही डिपेंड करते हैं। मेरी बच्ची है, एक फैमिली डॉक्टर हैं हमारी, जब भी मैं उनको दिखाने ले जाता हूँ तो वो कहती हैं इसको अंडा वगैरह खिला रहे हैं अच्छे से। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, वो भी बनारस और अयोध्या के बीच का, तो मैं अंडे नहीं खिला सकता। उन्होंने कहा कि आप तो दिल्ली में टीचर हैं और कभी अपनी बच्ची को आप अगर विदेश पढ़ने भेजेंगे तो वहाँ तो मीट और अंडा यही सब चलेगा, फिर क्या खाने के लिए देंगे। तो मैंने कहा मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जब तक मेरी बच्ची बड़ी हो तब तक भारत के लोगों को, अपने बच्चों को यूरोप अमेरिका भेजने की ज़रूरत ही ना पड़े, भारत खुद ही इतना डेवलप हो जाए, यहाँ के टीचर खुद इतनी क्वालिटी वाले हो जाएं कि भारत देश के लोगों को दुनिया में सबसे विद्वान बना सकें। और मैं तो खुद उसी लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं टीचर होने के साथ साथ एक नागरिक हूँ भारत का, और मेरा कार्य ही होता है इतिहास पढ़ाते हुए भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा देना। अब देखिए ना, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव ही आपका पहला टॉपिक है, और आप देखना मैं आपको राष्ट्रवाद पढ़ाते पढ़ाते कैसे आप में राष्ट्रवाद बढ़ाता हूं। कहने का आशय यह है कि ऐसे में भारत का जो काली मिर्च था, वास्को डिगामा इसको लेकर के गया यूरोप, और वह काली मिर्च बेच करके यदि वास्को डिगामा का रास्ते का खर्च निकाल दिया जाए, खाने का पीने का ये सब, तो भी वास्को डिगामा 60 गुना सिर्फ प्रॉफिट पाया था, उसे लाभ हुआ 60 गुना। अब आप सोचिए कितना फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ। और ऐसे में जब पुर्तगाल के लोगों को फायदा होना शुरू हुआ बहुत तेजी के साथ, तो यूं समझिए यहां पर भौतिक परिवर्तन होने लगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि यहां के लोगों की जब इनकम बढ़ी, पुर्तगाल के लोग भारत पहुंचे हैं, भारत से सामान लेके जाते हैं, महंगे दाम में यूरोप में बेचेंगे, उनकी आमदनी बढ़ी।
और जैसे ही पुर्तगाल के लोगों की आमदनी बढ़ी, अब उनका रहना, उनका खाना पीना सब बदल जाएगा। और जब व्यक्ति का रहना और खाना पीना बदल जाता है ना, तो व्यक्ति के सोचने विचारने का तरीका बदल जाता है। एक विद्वान की लिखी हुई लाइन मुझे याद आ रही है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जो नए अमीर होने शुरू होते हैं ना, उनका सोच का, विचार का, तौर तरीका, उठने का, बैठने का ऐसा हो जाता है, थोड़ा एटीट्यूड वाला। अच्छा, क्योंकि वो एक भौतिक परिवर्तन से गुजर रहे होते हैं, तो जब पैसा उनके पास ज़्यादा होता है, कल तक सीमित संसाधन थे उसी में पड़े रहते थे, अब बहुत पैसा होता है तो सोचते हैं कैसे और अच्छा जिए, कैसे और अच्छा घर बना लें, कैसे और बेहतर तरीकों को हम कर सकते हैं। तो उनका जो सोच विचार का तरीका होता है वो बदलने लग जाता है। बस आप ये समझिए कि अब वो लोग थोड़ा सा मॉडर्न होने लग जाते हैं। पिछड़ापन उनका दूर होता है आर्थिक समस्या खत्म होने के बाद ही। आर्थिक समस्या खत्म होने के साथ उनका पिछड़ापन दूर होता है। और जैसे ही यहाँ के लोगों का पिछड़ापन दूर होना शुरू हुआ, वैसे ही यहाँ के जो लोग थे यूरोप के, आज के बाद इनको लगने लगा, इनको अपने पुराने दिन याद आने लग गए। अभी भारत में ही आप किसी व्यक्ति से मिलो, भले ही वो गरीब हो वर्तमान में, पर आप उससे बात करोगे तो वो बताएगा कि 100 साल पहले हम लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे पूरे समाज में, पूरे जिले में हमसे अमीर कोई था ही नहीं, ऐसा बताएगा आपको वो। और अगर वो फिर अमीर बन गया तो और बताएगा कि हम लोग बहुत पहले अमीर थे, बीच में गरीब हुए, लेकिन हम संघर्ष करके फिर आगे बढ़ गए। बस ऐसे ही समझो आप। इस समय पर सिचुएशन ये थी, इस समय पर सिचुएशन ये थी कि यहाँ पर यूरोप में बड़ी तेजी के साथ भौतिक परिवर्तन हुआ, और भौतिक परिवर्तन होने के साथ साथ यहाँ पर वैचारिक परिवर्तन भी शुरू हुआ। लोगों के विचार बदलने लग गए। दरअसल जो भौतिक परिवर्तन है ना, वो अपने आप वैचारिक परिवर्तन ला देता है। और इस समय अगर मैं यूरोप की बात करूं, तो जो भौतिक परिवर्तन है उसका आधार तैयार किया था व्यावसायिक क्रांति ने। क्रांति का मतलब आप जानते हैं, आज तक यूरोप में इस तरफ जो इटली था, रोम था, यहाँ के लोग बिजनेस करने आ रहे थे इधर भारत की तरफ, और खूब फायदा होता था इटली में रोम का, और रोम का इतना फायदा था कि इनकम और ताकत बढ़ाकर रोमन साम्राज्य खड़ा हो गया था। तो इस तरफ के देश बेचारे पिछड़े थे, क्योंकि यहाँ से रास्ता निकलता है बिजनेस करने का, देश में कहीं भी जाने का या दुनिया में कहीं भी जाने का, तो इनको फ़ायदा मिल रहा था। जिस देश के बगल से रास्ता जाता था, ये बेचारे दूर थे तो पिछड़े थे। जैसे कोई चौराहे पर अपनी शॉप ओपन किया हो या कंपनी, उसका बड़ा प्रॉफिट होता है। जो मार्केट से ही बहुत दूर है उसका कहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। अब आज क्या हुआ कि जब इस तरफ से रास्ते की खोज हुई तो इधर पुर्तगालियों को बड़ा बिजनेस में फ़ायदा हुआ। तो जब बिजनेस में फ़ायदा हुआ तो बहुत सारे बिजनेसमैन इस बिजनेस से प्रॉफिट लेना चाहेंगे, व्यवसाय करना चाहेंगे, और यही व्यवसायिक क्रांति है। कहने का मतलब है कि व्यवसायिक क्रांति ने भौतिक परिवर्तन को बढ़ावा दे दिया, और जो वैचारिक परिवर्तन हुआ उसका आधार बनाया पुनर्जागरण ने। जो पुनर्जागरण है उसने, अगर मैं कहूं तो एक प्रकार से वैचारिक परिवर्तन को बल देगा, या वैचारिक परिवर्तन बढ़ा तो पुनर्जागरण होगा। पुनर्जागरण का मतलब यूरोपियंस ने ये कहा कि भाई बहुत पहले हम लोग बड़े विद्वान हुआ करते थे। आपको पता होगा यूनान नाम का एक देश था यूरोप में, और वहाँ के लोग बड़े विद्वान थे। पर जब से ये धर्म की पकड़ बढ़ी थी यूरोप में, पादरी लोगों ने खूब पकड़ बना के रखी लोगों पर, उनके सोचने विचारने तक पे प्रतिबंध लग गया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है सिर्फ पादरी ही बताएंगे, तब से वहाँ के लोग थोड़ा सा पिछड़ने लग गए, मानसिक स्तर पे भी, आर्थिक स्तर पे भी। और आज इनको फिर से जब मानसिक स्तर इनका डेवलप कर रहा था तो इनको याद आया कि भाई हम तो पहले जागे हुए थे, बीच में सो गए थे, पिछड़ गए थे, अभी फिर जाग रहे हैं, पुनः है जागना, पुनर्जागरण। आज पुनर्जागरण आया।
पुनर्जागरण आ गया। और अब आप समझो, व्यवसायिक क्रांति और पुनर्जागरण इस समय शुरू हो रहा था और इसके आधार जो है तैयार किए जा रहे थे भौतिक परिवर्तन द्वारा, वैचारिक परिवर्तन द्वारा। और इसी समय की बात है। अब मैं यदि व्यवसायिक क्रांति की बात करूं तो हुआ क्या, अब बहुत ध्यान से समझना। बात इतनी सी है कि जैसे ही व्यवसायिक क्रांति की बात करूं, मैं व्यवसायिक क्रांति की, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि थोड़े समय पूर्व ही 200-300 साल पहले जिस समय की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा द्वारा जब रास्तों की खोज की गई। दरअसल 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, ये ऐसा समय था जब धीरे धीरे यूरोप जो है तीव्र आर्थिक परिवर्तनों की प्रक्रिया से गुजर रहा था। लोग थोड़ा सा बिजनेस वगैरह में इंटरेस्ट दिखाते गए। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि जब तीव्र आर्थिक प्रक्रिया जो है हो रही है, यूरोप में परिवर्तन हो रहा था, धीरे धीरे करके व्यवसायिक क्रांति को बल मिला। धीरे धीरे करके लोग बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने लग गए। तो अब हुआ ये कि व्यवसायिक क्रांति में जैसे ही बल मिला, जो यूरोप की अर्थव्यवस्था सामंती और पिछड़ी हुई थी, गतिहीन, जिसमें गति नहीं थी, ऐसी सामंती अर्थव्यवस्था एक झटके से गतिशील सामंती अर्थव्यवस्था बन जाएगी, बल्कि धीरे धीरे विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूं कैसे अमेरिका जुड़ेगा, भारत जुड़ेगा, चाइना जुड़ेगा और एक आर्थिक नेटवर्क यानी कि ग्लोबल वैश्विक आर्थिक नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। आज इस व्यवसायिक क्रांति की वजह से गतिहीन सामंती अर्थव्यवस्था जो कभी पिछड़ी हुई थी, मैंने कहा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर जाएगा, सामंतवादी अर्थव्यवस्था लोगों को पिछाड़ के रख देगी, व्यापार वाणिज्य का पतन हो गया, मुद्रा का जो है मामला सीमित हो गया और पिछड़ गए थे लोग। वो जो गतिहीन सामंती अर्थव्यवस्था थी, आज वह गतिशील जो है सामंती अर्थव्यवस्था फिर विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। और ये जो विश्व अर्थव्यवस्था है, ये जो गतिशील सामंती अर्थव्यवस्था है, उसको प्रेरित करने वाले यानी कि व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कुछ कारण थे। प्रेरित करने वाले कुछ कारण, चलो मैं आपको प्रेरित करने वाले कुछ कारण भी बता देता हूं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जिस समय की बात मैं करने जा रहा हूं, इस समय भौगोलिक अन्वेषण शुरू हुए, भौगोलिक खोज हुई। और भौगोलिक खोज होने के बाद आपने देखा कि भारत के लिए रास्ते की खोज हुई, अमेरिका की खोज हुई, मतलब कई नए वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोजे गए। पहले कुछ ही मार्ग थे व्यापार के, बिजनेस के फिक्स थे, आज कई वैकल्पिक नए मार्ग खोजे गए। और जब नए मार्ग खोजे गए तो कल तक ये जो भूमध्य सागर है यूरोप अफ्रीका के बीच में, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है यह बिजनेस के मामले में बेहतरीन हुआ करता था। यहीं से होकर रास्ते अफ्रीका में जाते थे, एशिया में जाते थे। तो अब तक व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर था, आज वह व्यापारिक जो केंद्र है वह हो गया, अब मुड़ गया भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की तरफ। अब जो है भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की तरफ हो गया। और आप देखेंगे कि अब अटलांटिक महासागर के किनारे पर जो देश हैं, पुर्तगाल तेजी से डेवलप करना शुरू करेगा, क्योंकि अटलांटिक महासागर से होकर अमेरिका जाओ, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत। पुर्तगाल जब बिजनेस करके डेवलप होगा तो आप देखेंगे हॉलैंड के डच लोग, वो भी बिजनेस करके डेवलप होना चाहेंगे। फिर ब्रिटेन के लोग भी अटलांटिक महासागर के किनारे हैं, वो भी बिजनेस करके डेवलप करना चाहेंगे। एक दूसरे को डेवलप होता देख करके तेजी के साथ बिजनेस करके खुद को भी डेवलप करो, यही क्रांति है। और इसी को कहा गया व्यवसायिक क्रांति। तो व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाला एक सबसे बड़ा कारण था भौगोलिक अन्वेषण। दूसरा कारण भी समझ लीजिए, इसी समय पर नौ परिवहन तकनीकी का विकास हो रहा था। कुतुबनुमा अथवा कंपास नाम का एक यंत्र खोजा गया था इसी समय पर, जो समुद्र में दिशा बताता था। पहले पता ही नहीं चलता था, समुद्र में निकल गए। आप तो जानते हैं समुद्र अथाह होता है, ना उसका आदि का पता चलता है ना जल्दी अंत का।
तो पहले पता ही नहीं चलता था हम उत्तर में जा रहे हैं कि दक्षिण में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, थोड़ी समस्या हो जाती थी। आज ये कुतुबनुमा और कंपास नाम के जो यंत्र खोजे गए थे, ये समुद्र में दिशा बताते थे। अब इससे भी व्यवसायिक क्रांति को बल मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात, ये जब बिजनेस करना शुरू किया पुर्तगाल के लोगों ने, तो धीरे धीरे करके पुर्तगालियों की इनकम बढ़ी। और जब इनकम बढ़ी तो धीरे धीरे करके एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिनकी आमदनी बढ़ी हुई थी। वो अब पहले पिछड़ापन उनके पास था, वो ऐसा जीवन जीते थे जिसमें पिछड़े हुए थे। आज अचानक से जब उनके पास पैसा आने लग गया तो उन्होंने क्या किया कि अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी शुरू कर दी। और उनको ऐसी वस्तुएं चाहिए थी, खाने की, पीने की, पहनने की, जो बेहतर हों। ठीक है, मांगी हो चलेगा, पैसा है उनके पास सब। और विलासिता से संबंधित वस्तुएं जैसे सिल्क से बना हुआ रेशम का कपड़ा बड़ा महंगा जाता था, और भी चीज़ें भारत और चीन से यूरोप की तरफ जाती थीं। तो अचानक से क्या हुआ कि यूरोप में ये जो विलासिता से संबंधित वस्तुएं हैं उसकी मांग बढ़ गई। जब मांग बढ़ गई तो भारत और चीन की तरफ से ही लेके जाना है। भारत चीन से जो भी लेके जाएगा यूरोप के मार्केट में बेचकर तेजी से प्रॉफिट कमाएगा, मतलब बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और बिजनेस में एक को प्रॉफिट हुआ, उसको देखकर दूसरा भी प्रॉफिट लेना चाहेगा, तीसरा भी, व्यक्ति हो या देश हो। और आप देखेंगे ये व्यवसायिक क्रांति को बल मिला, और व्यक्ति 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 फिर देश और देश। आज तक जिन यूरोप के देशों का नाम तक दुनिया ढंग से नहीं जानती थी, ये पुर्तगाल, ब्रिटेन कहाँ हैं, कैसे हैं, आप देखना इसी व्यवसायिक क्रांति के बाद ये देश इतने अमीर होंगे, आज तक अमीर हैं। और एक दौर ऐसा आएगा जब इनमें से ही ब्रिटेन नाम का देश आमदनी और ताकत बढ़ाकर दुनिया के बड़े भाग पर कब्जा कर लेगा। आज इसी व्यवसायिक क्रांति से फायदा पहुंचने वाला है इन लोगों को। अब ये तो हो गया व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारक। ये जो हैं, ये व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारक हैं, व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारक हैं। और उसके बाद यदि मैं बात करूं कि व्यवसायिक क्रांति को जिन कारकों ने प्रेरित किया, उसके तो मैंने आपको कुछ कारण बता दिए। इसके अलावा कुछ कारण ये भी थे व्यवसायिक क्रांति को प्रेरित करने के कि आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हुए थे। और आर्थिक क्षेत्र में यदि मैं परिवर्तनों की बात करूं तो दो बातें और समझ लीजिए। एक ज़माना हुआ करता था जब यूरोप में ही व्यक्ति अगर उसको सामान भी बेचना है तो अपने घर में बनाता था। जैसे लोहार है, कुंभकार है, लोहे का सामान हुआ या मिट्टी के बर्तन अपने घर में बना करके मार्केट में बेच देता था। ऐसा ही सिस्टम था। आज अचानक से जब बिजनेस के लिए कुछ ज़्यादा ही लोग उतावले हुए, डिमांड बढ़ी है, वस्तुओं की सप्लाई बढ़ाना है, तो कुछ पैसे वाले लोगों ने या तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको पेमेंट पर अपने यहाँ वर्कर रख लिया। और बिजनेस करने के लिए उनको परमिशन चाहिए थी सरकार से, सरकार ने परमिशन दी, तो रेगुलेटेड कंपनियां अस्तित्व में आईं जिनको सरकार से ये परमिशन होगा जाओ बिजनेस करो। और यही नहीं, कई पूंजीपतियों ने पैसा मिला करके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनाई। मतलब कल तक अकेले बिजनेस करने वाले लोग आज ऐसी ऐसी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना खुद को शुरू कर देंगे, जिसमें एक व्यक्ति के पास 100 वर्कर हैं, 200 वर्कर हैं, 5000 वर्कर हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यवसायिक क्रांति को बल मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यही दौर है जब मुद्रा व्यवस्था में सुधार हो रहा था, बैंकिंग प्रणाली में भी सुधार होना शुरू हुआ। ये बैंकें आने लग गई। आप देखना ये जीके वगैरह में या अर्थशास्त्र में जब पढ़ेंगे आप, यही दौर है जब यूरोप में आपको बैंकें नजर आने लग जाएंगी। और बैंक का मतलब ही होता है कोई बिजनेस में इंटरेस्ट रख रहा है, पैसा उसके पास कम भी है तो बैंक से जाकर के लोन ले ले, फिर वो पैसा बिजनेस में लगा दे और बिजनेस करके अपनी प्रॉफिट बढ़ा दे। आज जो मुद्रा और बैंकिंग क्षेत्र का विकास हो रहा था यूरोप में, उससे भी क्या हुआ कि परिवर्तनों को बल मिला, खास करके व्यवसायिक क्रांति को। अब व्यवसायिक क्रांति तो मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया, उस समय जिस जैसे हालात थे उसको समझाते हुए। अब थोड़ा सा पुनर्जागरण भी समझ लो, इसको कैसे बढ़ावा मिल गया। दरअसल ये जो दौर है इस समय का, यूरोप में जो कुछ चल रहा था, आज तक ये लोग एकदम शांत पड़े थे। जब तेजी से इनका जीवन परिवर्तित होने लग गया तो इनके अंदर खोजी और उत्सुकता वाली दृष्टि का विकास हुआ। जब इनको पता चला कि अरे ये तो क्या भारत का रास्ता खोजने गए थे, अमेरिका पता चल गया, अच्छा अमेरिका मतलब कैसा है, कितना बड़ा है, क्या क्या है वहाँ पर,
हम भी जानना चाहते हैं, उत्सुकता है हम में। कुछ और भी दुनिया में अच्छी जगह है क्या, हम खोजना चाहते हैं। भौगोलिक खोज का दौर ऐसे नहीं शुरू होगा। तो इनमें इन लोगों में खोजी और उत्सुकता दृष्टि का विकास हुआ। दूसरी बात, एक समय पर यही लोग हैं जो समुद्र में जाने से भी डरते थे। अगर जा रहे होते तो बताइए, इधर निकल करके कभी अमेरिका नहीं पहुंचे ये लोग, इनको अमेरिका तक का पता नहीं था। पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस के देश के लोग इस तरफ निकल करके कभी गए नहीं, मतलब साहस की कमी थी। वरना भारत के लोग भी तो थे, बताइए, यूरोप तक जा करके रास्ता पता लगाते थे और बहुत पहले से यूरोप से बिजनेस करते थे, हड़प्पा सभ्यता के ज़माने से। आज ये रहा इनके साथ कि इनको और इनके अंदर साहसिक मनोभाव का उदय हो गया। हिम्मत करके इन लोगों ने, भले ही इनको प्रॉब्लम हुई थी मुस्लिम शासकों से, इनको बिजनेस वगैरह में और खाने पीने के लिए बड़ी समस्या हो गई थी, भले मजबूरी में ही ये लोग निकले एक बार भारत का रास्ता खोजने। पर आज वास्को डिगामा ने जब सफलता प्राप्त की, कोलंबस ने सफलता प्राप्त की, तो बहुत सारे जोशीले लोग तैयार हो गए साहस करके कि हम भी वास्को डिगामा जैसा काम करेंगे, हम भी कोलंबस जैसा काम करेंगे। बल्कि बहुत पहले एक मार्को पोलो नाम का व्यक्ति था, और मार्को पोलो ने उधर जो है इटली की तरफ से निकल करके चीन की तरफ यात्रा की थी। 13वीं सदी की बात मैं बता रहा हूं। और मार्को पोलो ने अपने बारे में किताब भी लिखा था, क्या क्या उसने देखा, जो उसने देखा उसके बारे में बुक है। और उस किताब से प्रभावित होकर के कोलंबस ने भारत की खोज, भारत के रास्ते की खोज शुरू की थी और फिर अमेरिका खोज दिया था। साहसिक मनोभाव का उद्भव हो रहा है। अच्छा, इसी समय मानववाद का विकास हुआ। मानववाद का मतलब है कि मानव को, इंसान को और उसके महत्व को स्वीकार करना। एक समय ऐसा था कि बस ये कहा जाता था धर्म ही सब कुछ है, पादरी ही सब कुछ है, जीवन मिला है तो बस सिर्फ अपने कल्याण के लिए, सिर्फ सब कुछ पादरियों से और ईश्वर से ही जोड़ करके देखो। अपने आप का डेवलपमेंट, इंसान का सम्मान बहुत ज़्यादा, सिर्फ परमात्मा का ही सम्मान, इंसान का मतलब तुच्छ जीव एकदम से। आज इन लोगों ने क्या हुआ कि जब कुछ लोगों का नाम रोशन हुआ, तो लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने लग गई, तो अब थोड़ा सा इंसानों का भी, क्योंकि बड़े बड़े काम कर डाले इंसानों ने, तो क्या हुआ कि इंसान यानी मानव के रूप में मानव का महत्व बढ़ाया जाने लग गया। और यही दौर है। कल तक लोग नाम के पीछे, पैसे के पीछे बहुत नहीं भाग रहे थे, क्योंकि धर्म से बंधे हुए थे। उनको हर चीज़ बस धर्म है, व्यक्ति का अपना कल्याण जो है उसे करना है, किसी तरीके से जीवन मिला है तो बस कल्याण हो जाए। आज अचानक से वास्को डिगामा व्यक्ति का नाम रोशन हुआ, कोलंबस जैसे व्यक्ति का नाम रोशन हुआ, तो व्यक्तिवाद आ गया कि अगर एक व्यक्ति है तो वह जो है अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नाम के लिए काम कर सकता है। ठीक है, ईश्वर, एक समय ऐसा था कि लोग धर्म के लिए धर्म में जकड़े हुए थे। और आज आप देखोगे ईसाई डेवलपमेंट के लिए, नाम के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा साहस दिखाते हैं। आज भी देखो, दुनिया भर के जो रिस्क होते हैं खोज करने के, रिसर्च करने के, यूरोपियंस ज़्यादा करते हैं, अमेरिका के लोग ज़्यादा करते हैं। व्यक्ति का सम्मान हो, देश का सम्मान हो, आज इनकी विचारधारा है। और अब धर्म के मामले में देख लो, ठीक है ईसाई धर्म बढ़ाते हैं, उसके प्रति बहुत समर्पित हैं, पर ज़्यादा समय नहीं देते। हफ्ते भर अपना काम करेंगे, संडे को चर्च चले जाएंगे, आराम से शांति से बैठेंगे, फिर चले आएंगे। समय धर्म को देंगे पर बहुत ही कम, पहले बहुत देते थे, ये धर्म को ही समय देते थे बस। आज इनमें व्यक्तिवाद का विकास हो गया और यही दौर है जब इनमें थोड़ा सा धर्मनिरपेक्षता का अंश आप देखेंगे। पर यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये है, पहले धर्म के नाम पर पादरी जो कुछ बोलते थे ये लोग मान जाते थे। आज इन्होंने देखा पादरी भ्रष्ट हो रहे थे, लोगों से पैसा लेकर के, टैक्स लेकर के पादरी दूसरों को ज्ञान देते कि अच्छा काम करो, और खुद करप्ट थे। यदि मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे आसाराम, राम रहीम, खूब पैसा पा करके, दान पा करके ये लोग बड़े अमीर हो गए। जनता सिखाते थे, लोगों सिखाते अच्छा काम करो, और खुद क्या करते थे आप जानते हैं, इसीलिए आज सलाखों के पीछे हैं। बहुत सारे पादरी जो है नाजायज़ संबंध रखते थे, बहुत सारे नाजायज़ बच्चे इनके पैदा हो गए थे, बहुत सारे अधर्म के काम करते थे। ऐसे में लोगों ने क्या किया, जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, ऐसे पादरियों की थोड़ी सी आलोचना करनी शुरू कर दी, जो कल तक बोल नहीं पाते थे। धर्म के मामले में इतने जकड़े हुए थे कि वो धर्म के खिलाफ नहीं जाते थे, मतलब पादरियों के खिलाफ ही नहीं जाते थे। पादरी के खिलाफ जाना समझो धर्म के खिलाफ जाना हो गया। आज जिनका पादरियों की कथनी और करनी में अंतर था,
उनकी आलोचना शुरू हो गई। और जैसे ही व्यवसायिक क्रांति है, बदलाव आ रहा है, पुनर्जागरण है, बदलाव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि धर्म में जकड़े होने के कारण ही ये लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से पिछड़ चुके थे। अब सबसे पहला काम करेंगे ये धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पर पूरी तरीके से नहीं। अभी तो मैं धर्म सुधार आंदोलन तक पहुँचा हूँ, समझाया नहीं है। जैसे आपको धर्म सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा, फिर वाणिज्यवाद पढ़ाऊंगा, तुरंत आप समझ जाओगे क्या और कैसे हुआ था राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। अभी इतना ही समझाऊंगा मैं आपको, अब लिखवाऊंगा, क्योंकि अभी शुरुआत में ही आपको बहुत ज़्यादा समझा दूंगा तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। आपको लगेगा बड़ा कठिन विषय, बहुत सरल विषय है, यकीन मानिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं अकेला अब खड़ा हूँ एक स्टूडियो में और बोल रहा हूँ। ऑफलाइन की क्लास में हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि 3-3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। अब कोरोना काल है इसलिए ऑफलाइन तो कोचिंग बंद है, तो ऑनलाइन आकर के ही आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है मैटर देने का, आप लोगों को नुकसान ना हो, कुछ आपका भला हो जाए, ऐसा करने के लिए तो ऑनलाइन आकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट लिखिए, आपने जहाँ तक लिखा है उसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात यूरोप में परिवर्तन की वह प्रक्रिया आरंभ हुई जिन परिवर्तनों को आधुनिक पश्चिम के उद्भव से जोड़ा गया। आधुनिक पश्चिम के उद्भव से जोड़ा गया आधुनिक पश्चिम के उद्भव से पूर्व यूरोप में मध्यकाल में जो व्यवस्था कायम थी उसके निम्नलिखित लक्षण थे। लिख के डैश करिए, लिखना, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, कॉमा, आर्थिक क्षेत्र में मेनर प्रणाली, आर्थिक क्षेत्र में मेनर प्रणाली, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद, आर्थिक क्षेत्र में मेनर प्रणाली, और फिर सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा और रक्त संबंध तथा धार्मिक क्षेत्र में
धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था तथा पवित्र रोमन साम्राज्य। अब लिखना, पैराग्राफ चेंज करके ये बनाइए, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, ये इसको ऐसे बनाइए। जब मैं ये पूरा समझा दूंगा तभी अच्छे से समझ में आएगा आपके। समझो ये एक ग्राफ टाइप में है जिसको आप कभी भी बस देख लेंगे पूरा लेक्चर ही आपको याद आ जाएगा। व्यावसायिक क्रांति, पुनर्जागरण, इसको ऐसे बनाइए। इसको ऐसे बनाइए। बल्कि इसको और अच्छे से समझने के लिए आप इसके ऊपर एक टॉपिक ही लिख लीजिए। इसके ऊपर लिखना, आधुनिक पश्चिम का उद्भव। आधुनिक पश्चिम का उद्भव। आधुनिक पश्चिम का उद्भव। और फिर लिखिए, ऐसा बनाना था। और आधुनिक पश्चिम का ये जो उद्भव है इसको भी लिख लेना 14वीं से 18वीं सदी के बीच। 14वीं से 18वीं सदी के बीच, इसको ऐसे लिख लीजिए, 14वीं से 18वीं सदी के बीच। और उसके नीचे आपने लिखा व्यवसायिक क्रांति, पुनर्जागरण, फिर धर्म सुधार आंदोलन, वाणिज्यवाद और राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। अब नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करिए। 14वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोप भौतिक और वैचारिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। भौतिक परिवर्तन का आधार व्यावसायिक क्रांति ने तैयार किया था। और वैचारिक परिवर्तन का आधार
पुनर्जागरण ने तैयार किया था। वस्तुतः वस्तुतः भौतिक परिवर्तन के पश्चात ही वैचारिक परिवर्तन आता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आता है जिसका दृष्टिकोण विचारधारा का रूप ले लेता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना 13वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप तीव्र आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। तीव्र आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप व्यावसायिक क्रांति आई थी। व्यावसायिक क्रांति के कारण ही यूरोप की गतिहीन सामंती अर्थव्यवस्था गतिशील और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो सकी। लिखना व्यावसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारक। व्यावसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले कारक इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट बनाकर भौगोलिक अन्वेषण भौगोलिक अन्वेषण के परिणाम स्वरूप कई नए वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग खोजे गए
भौगोलिक व्यापारिक मार्ग खोजे गए और यूरोप का व्यापार और वाणिज्य भूमध्य सागर से अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ गया। अटलांटिक महासागर की ओर मुड़ गया। नेक्स्ट लाइन में दूसरा पॉइंट लिखना, इस काल में नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ था। इस काल में नौ परिवहन तकनीकी का विकास हुआ था। कुतुबनुमा अथवा कंपास की खोज ने सामुद्रिक दिशा ज्ञात करने में मदद की। थर्ड पॉइंट लिखना, इस काल में यूरोप में एक समृद्ध सामाजिक वर्ग उभर कर सामने आया, जिसने भारत और चीन से आने वाली विलासिता से संबंधित वस्तुओं की मांग बढ़ा दी। लिखना, व्यावसायिक क्रांति को प्रेरित करने वाले आर्थिक कारक लिखना, इस काल में रेगुलेटेड कंपनी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का विकास हुआ। इससे पूर्व वस्तुओं के क्रय विक्रय का केंद्र दुकान या स्टोर हुआ करते थे। फिर लिखना, सेकंड पॉइंट, इसी काल में मुद्रा और बैंकिंग
व्यवस्था का विकास हुआ था। इसी काल में मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ था। नेक्स्ट लाइन में लिखना पुनर्जागरण। पुनर्जागरण हेडिंग डालिए और इसमें लिखना पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण के कारण, कारण में फर्स्ट लिखना खोजी और उत्सुकता दृष्टि का विकास। सेकंड लिखना साहसिक मनोभावों का उदय। थर्ड लिखना मानववाद। मानववाद में डैश करके लिखना मानववाद से तात्पर्य है व्यक्ति के महत्व को बढ़ावा देना और परलौकिक सत्ता के समानांतर इहलौकिक सत्ता स्थापित करना। और नेक्स्ट लिखना चौथा है व्यक्तिवाद। पांचवा लिखना फिफ्थ पॉइंट लिखना है आपको धर्मनिरपेक्षता। पांचवा पॉइंट लिखना है आपको धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता इसमें लिखना यहाँ धर्मनिरपेक्षता से आशय है ऐसे पादरियों की आलोचना करना जिनकी कथनी और करनी में अंतर था। जिनकी कथनी और करनी में अंतर था। तो देखो पुनर्जागरण अभी कोई बौद्धिक क्रांति नहीं है, बल्कि समझो ये एक वैचारिक परिवर्तन है और उस वैचारिक परिवर्तन के ये लक्षण थे उत्सुकता भरी दृष्टि का विकास होना और उसके बाद जो है ये साहसिक मनोभावों का उद्भव होना, ये उसके लक्षण थे। तो इस तरीके से आपकी बैच का ये आज जो है चौथा लेक्चर था और अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। एक दो लेक्चर जाते जाते आप देखेंगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से बातों को समझने लग जाएंगे। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों ने अभी पेड बैच में एडमिशन ले लिया है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने के लिए या सिर्फ जिन्होंने वर्ड हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैच में एडमिशन लिया है, तो वो तो कमेंट कर पाते हैं चैट बॉक्स में और व्हाट्सएप में पर भी मेरे। जो अभी बच्चे सिर्फ इसे देख रहे हों और उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता, मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, मैं जो भी आपका डाउट होगा उसे सॉल्व कर दूंगा। 8287137757 रवि मिश्रा। तो आप इस पर मुझे बता देना अगर कोई भी समस्या आपको आती है। आज के लेक्चर में इतना ही।
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।